हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी ट्यूटोरियल सीरीज में जीरो टू हीरो के एपिसोड नंबर 63 में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पिछले 4 सप्ताह से 4 वीक से हम एक सीरीज को रन कर रहे हैं और वो है दोस्तों बिल्डिंग प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो, जिसका आज ये एपिसोड नंबर है 5th और पार्ट नंबर है 5th, जो इसका कंक्लूडिंग पार्ट है, जिसकी सूचना हमने लास्ट एपिसोड में दी थी। और इसमें दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है मैनेजिंग रिस्क, और रादर आई वुड से ज्यादा फोकस रहेगा मैनेजिंग स्टॉप लॉस, कि कैसे मैनेज करें स्टॉक्स को, क्योंकि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रक्रिया है स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में, जहां पर हम एक इन्वेस्टर की हैसियत से या ट्रेडर की हैसियत से अपने को पोजीशन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी वक्त में मिल सके और आप कोई भी वीडियो चैनल पे मिस ना करें। एंड दोस्तों, अगर आपको चैनल की मेंबरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या पर्क्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर या टेक्निकल एनालिस्ट दुनिया भर में हुए हैं, उनका सबसे पहला जो एक गाइडेंस हमें दिया जाता है वो है कि जो भी सफल व्यक्ति हैं वो स्टॉप लॉस को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, मींस वो लॉस को बुक करना सीखते हैं। जो व्यक्ति इस आशा में और इस होप में बैठा रहता है मार्केट में कि कुछ मिराकल होगा, वो क्या कर रहा है दोस्तों? आप बेसिकली देखिए, वो मुख्यतः दो बातों के ऊपर में वो फोकस कर रहा है। एक, उसे कहीं ना कहीं इंटरनल ईगो है कि वो अपने को लूजर नहीं कहलाना चाहता है, और उस प्रक्रिया में वो मार्केट में बैठा रहता है एक एक्सपेक्टेटर के हैसियत से, और लूजिंग स्टॉक्स के साथ वो दोस्ती करता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसेस में वो क्या करता है, लॉस तो वो मल्टीप्लाई करता है, साथ में अपने कैपिटल को ब्लॉक करके रखता है, ताकि वो एक हैंडीकैप की तरह हो जाता है, जहां पर कि कैपिटल जब ब्लॉक हो जाता है तो सेवरल अदर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में जो नजर आ रही हैं उसके ऊपर में उसका फोकस नहीं है कि इस कैपिटल को यूज करके जहां इतना लॉस हुआ है उससे अधिक तो वो प्रॉफिट कमा सकता है दूसरे स्टॉक्स में, दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। तो दोस्तों, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी एक सफल व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन लॉस बुक करने की उसे बिल्कुल भी वो सेकंड माइंडेड नहीं होता है। लॉस बुक करने में फ्लिक ऑफ द सेकंड में लॉस बुक हो जाता है, और ही डजंट बॉदर अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टॉक। इसे उस तरह से समझना होगा दोस्तों कि अगर एक क्रिकेटर अपने इनिंग में खेलने जा रहा है, अगर वो आउट हो गया है तो उसे पेवेलियन में जाना है। वो 0 पे आउट हुआ है, 5 पे आउट हुआ है, कितना भी महान बल्लेबाज क्यों ना हो दोस्तों, उसे पवेलियन में वापस जाना है। ये प्रक्रिया है ताकि दोस्तों अगले आने वाले मैच की वो तैयारी कर सके और उस पर फोकस कर सके। एंड दोस्तों, किसी फिल्म स्टार को देख लीजिए, क्या अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की मूवी फ्लॉप्स नहीं होती हैं? होती है दोस्तों। फ्लॉप हो गई तो क्या उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं वो? नो, अनदर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, नई मूवीज बनाते हैं, नई मूवीज में आते हैं, और कहीं ना कहीं जो लॉस यहाँ हुआ है और उसको मेकअप करते हैं आगे। तो दोस्तों, ये कोई डिफरेंट बिजनेस नहीं है। कोई भी बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कंटेन द लॉस
एंड हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तभी तो हम एक प्रोडक्टिव सक्सेसफुल मॉड्यूल बिजनेस का रन कर पाएंगे। और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट उस प्रक्रिया में एक इंपॉर्टेंट कदम है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो में लूजिंग स्टॉक्स हैं, आप भले उसको 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से रख के बैठे हैं, कभी आपने सोचा है कि हम उसको रिव्यू करें और संभावनाओं को तलाशें? भले छोटा कैपिटल आपका ब्लॉक है, 40,000 ब्लॉक है, 50,000 ब्लॉक है, क्या आपने कभी रिव्यू किया है इस संभावना के साथ कि इवन वो 50,000 जो हमारे फंसे हुए हैं, जिनमें हमें हो सकता है 60-70,000 का लॉस भी हो गया हो, लंबे समय से बैठे हैं क्योंकि हमारा कोई मैनेजमेंट ही नहीं था, और आज भी अगर बैठे हैं तो ये क्राइसिस है। क्योंकि दोस्तों, ये एक झटके में बिना सोचे उसमें से निकल जाना, जो लूजिंग स्टॉक्स हैं, जहां कोई भी रिवर्सल पैटर्न आपको नजर नहीं आ रहे, कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर कहीं से भी इंडिकेट नहीं कर रहा है जिसके आधार पर हम स्टडीज करके डाउ के डॉक्ट्रिन्स को अप्लाई करके बोल सके यस, इसमें रिकवरी की संभावना है। तो दोस्तों, कई स्टॉक्स ऐसे मार्केट में होंगे जो उन्हीं 50,000 रुपए को आप वहां लॉस बुक करके निकलते हैं और कैपिटल को रीडिप्लॉय करते हैं किसी दूसरे स्टॉक्स में। तो जितने समय आपने 7 साल इंतजार किया है, हो सकता है अगले 6 महीने में वो आपको बेहतर रिजल्ट दे। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल कौन है जो लॉस को इमीडिएटली कर्टेल करता है विदाउट एनी डेविएशन और विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वी आर डूइंग। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं, तो दोस्तों हमें कभी भी हमारा बिजनेस कंट्रोल में नहीं होगा, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट का बिजनेस हो और चाहे फॉर दैट मैटर एनी बिजनेस हो। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट एक सिग्निफिकेंट बात है। अब दोस्तों समझते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर जो होता है, वो अपने पैसे को लॉस नहीं करना चाहता है, वो पैसे को अपने को गंवाना नहीं चाहता है। लेकिन ये साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो ये क्लैरिटी बहुत रिजिड तरीके से होनी चाहिए कि किस स्टेज में आके हम उसमें लॉस बुक करके निकलेंगे। बोला जाता है दोस्तों, जिस दिन किसी ट्रेडर ने या इन्वेस्टर ने लॉस बुक करना सीख लिया तो उसने आधी विजय, 50% विन तो उसी दिन प्राप्त कर लिया। एंड रेस्ट इज द मैटर ऑफ कि आपका कितना नॉलेज है, कितना स्किल है, कितना आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से। रेस्ट इज दैट, क्योंकि आप उस केस में एक्सपेक्टेटर नहीं रहते हैं, आप पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब स्टॉप लॉस बुक करना एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, तो एक हमें वो आधार, एक फ्लोर को तय करना पड़ेगा कि इस फ्लोर के बाद हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। कुछ भी संभावनाएं हमें नजर आ रही हैं क्योंकि हमने एंट्री करने के पहले सारा एनालिसिस कर लिया था और उस आधार पे हमने डिसाइड किया था ये मेरा फ्लोर है, ये हमारा बेस है, इस बेस के नीचे प्राइस जाएगी तो मैं लॉस बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। और इस समय इन्हीं पर्पस के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है। पोजीशन साइजिंग हमें क्या हेल्प करता है? पोजीशन साइजिंग हमें हेल्प करता है, अगर आपने स्टॉप लॉस जो तय किया है, पोजीशन साइजिंग तभी हेल्प करेगी दोस्तों जब आप उस स्टॉप लॉस जिसके आधार पे अपने क्वांटिटी का कैलकुलेट किया है, जिसका एक सेपरेट एपिसोड 0 to हीरो में है दोस्तों, एपिसोड नंबर 31, क्योंकि मैं इतना एम्फेसिस दे चुका हूं उस 31 नंबर के सीरियल पर 0 to हीरो के सेपरेट प्लेलिस्ट में जो उपलब्ध है कि मुझे उसका सीरियल नंबर भी याद हो गया है, 0 to हीरो 31, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट है। पोजीशन साइजिंग का पर्पस है कि हम अपने लॉस के अपर लिमिट को कैप कर रहे हैं। स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हमारे लॉस की जो संभावना है, मैक्सिमम लॉस की संभावना है, वो एक सर्टेन परसेंटेज होगा जो मेरे ट्रेडिंग कैपिटल का होगा, किसी और के ट्रेडिंग कैपिटल का नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने पोर्टफोलियो का जो डिजाइन किया है वो एक
मेथड को फॉलो करके किया है, एक प्रोसेस को फॉलो करके किया है। तो इसीलिए दोस्तों दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस जिसके आधार पर हमने पोजीशन साइजिंग की है, और फाइनली एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट कि हमें अब ट्रेस ऑफ कंफ्यूजन एंड डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि हमें कब निकलना है मार्केट से। दोस्तों अगर आप प्रॉफिट में नहीं निकलते हैं, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं और ट्रेंड को राइट करना चाहते हैं, वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद नहीं निकलते हैं तो दिस इज कंप्लीट क्राइसिस एंड द कोलैप्स ऑफ योर बिजनेस सिस्टम। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी एरिया में करते हैं, वो डिटरमिन करना कि उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, और जब उनकी दिशा में प्राइस चली गई तो उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा। तो दो बातें मुख्य हैं, एक हमें आता नहीं है कैलकुलेट करना कि स्टॉप लॉस होना क्या चाहिए, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, आपको टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज को गेन करना होगा, जिसके लिए हमने जीरो टू हीरो नाम की एक सीरीज इस चैनल के ऊपर में सेपरेट प्लेलिस्ट उपलब्ध है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो दोस्तों सीखना तो पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब दोस्तों एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट हमने सीख लिया, उसके बाद हमारा एक डिसिप्लिन हमें डिसाइडर होगा कि हम सफल होंगे या सफल नहीं होंगे। हम कम ट्रेड लें, हमारा पोर्टफोलियो 10 की जगह 6 स्टॉक कर रहे हैं, चलेगा दोस्तों, लेकिन क्या हम एग्जीक्यूशन जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको इंप्लीमेंट करने के आधार पे कर रहे हैं, या दोस्तों हम अपने फर्दर एनालिसिस में लग जाते हैं कि स्टॉप लॉस टूट गया है तो फिर कोई नया सपोर्ट ढूंढने लगते हैं और हम इंतजार करते हैं कि अभी तो ये स्टॉप लॉस दोस्तों 5 पैसे से तो टूटा है। और ऐसे लोग जो स्टॉप लॉस के ऊपर में बहुत दिन तक सालों सालों तक स्टॉक लेके बैठे रहते हैं लूजिंग स्टॉक्स को, उनकी एक और टेंडेंसी होती है, जो ये अगर मार्केट साइकोलॉजी की स्टडी की गई है और सेवरल बड़े बड़े सफल लोगों ने इसको स्टडी करके पिछले 100 सालों के अंदर में अलग अलग टाइम पर लिखा है, तो उनकी एक और टेंडेंसी होती है, उन्हें प्रॉफिट बुक करने की बहुत जल्दी होती है। टारगेट के पास जैसी ही प्राइस पहुंचेगी ना तो उन्हें बहुत जल्दी रहेगी प्रॉफिट बुक करने की, वो ये नहीं देखते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आप निकल गए, वहां तक बात समझ में आती है, लेकिन प्रॉफिट बुक करने की जल्दी, ताकि हमारा आर मल्टीपल कभी भी फेवर में काम ना करे, और लॉस बुक करने में बहुत देरी, तो सफल ट्रेडर की या इन्वेस्टर की एक डेफिनेट परिभाषा है और डेफिनेशन है, एक उनका ट्रेट है जो मुख्यतः वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि वो प्रॉफिट जल्दी बुक करने की नहीं करते, वो मार्केट में एंट्री लेट भले करें, लॉस जल्दी बुक करते हैं और प्रॉफिट में वो ट्रेंड को राइट करते हैं, ताकि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 की जगह 3, 4, 5 कितना वो ले जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही विनिंग स्टॉक्स आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर का उठा के देख लीजिए, चाहे वॉरेन बुफे हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हो, चाहे दमानी जी हो, तो इन सबके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो विनिंग स्टॉक्स बहुत कम है, जिनके बारे में बार बार चर्चा की जाती है कि इन्होंने इस स्टॉक्स में इनके लिए वो मल्टी बैगर साबित हुआ। तो इसका तात्पर्य यह है कि बहुत सारे स्टॉक्स पर फोकस करना एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। हर स्टॉक जिसका चार्ट अच्छा लग रहा है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं आपने सब्जेक्ट को समझा नहीं है। हमें फोकस करना है फ्यू स्टॉक्स में, इसीलिए तो बोला जाता है दोस्तों 10 से अगर 11वां स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रॉपरली डिजाइंड पोर्टफोलियो नहीं है, जहां पे आप रिस्क ज्यादा एनहांस कर रहे हैं, विच इज मोर देन 10% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। बिकॉज दोस्तों अगर 1% रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं और अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक हैं तो यू आर कैरिंग 50% मोर रिस्क देन व्हाट इज स्टिपुलेटेड। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्टॉप लॉस को बहुत दूर लगाते हैं,
तो क्या होगा दोस्तों, हम कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे, क्योंकि पोजीशन साइजिंग हम करते हैं एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस बहुत दूर है तो इसका तात्पर्य यह है हमारी क्वांटिटी कम आएगी, और अगर वो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक प्रूव हुआ आगे जाके, तो हमें प्रॉफिट कम होगा। एट द सेम टाइम ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्टॉप लॉस को बहुत नजदीक लगाते हैं, क्लोज लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, इवन मार्केट नॉइजेस के कारण। क्योंकि मार्केट में अधिकतर लोग कौन है दोस्तों जो उछल कूद मचा रहे हैं, वो लोग हैं जिनको सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है। वो इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो उछल कूद मचा रहे हैं, वो इस आशा में बैठे हैं उन्हें किसी दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है, वे सब्सिक्वेंटली उससे ज्यादा लॉस कर देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो मार्केट में नॉइजेस मचा रहे हैं, और एक मैच्योर्ड टेक्निकल एनालिस्ट एंड ट्रेडर वो होता है जो उन नॉइजेस को समझता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जीरो सम बिजनेस है। जो नॉइज मचा रहे हैं, जो बार बार लॉस कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे को तो जो एक मैच्योर ट्रेडर है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि ये जीरो सम बिजनेस है। कोई लॉस करेगा तभी तो आप प्रॉफिट करेंगे। तो हमें एक मैच्योर्ड एनालिस्ट या मैच्योर्ड ट्रेडर बनना है, जहां पर हमें मार्केट नॉइजेस को अपने फेवर में एनालाइज करना है, क्योंकि वो मार्केट की साइकोलॉजी को दर्शाते हैं। और इसीलिए तो दोस्तों पुराने जमाने में बार चार्ट यूज किया जाता था। अब देखिए कैंडलस्टिक, जापानीज कैंडलस्टिक क्यों पॉपुलर हुए दुनिया भर में एनालिस्ट के बीच में, क्योंकि कैंडलस्टिक हमें मार्केट की साइकोलॉजी को स्टडी करने में मदद करते हैं। हाइकनाशी बहुत लोग यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज ठीक नहीं होता है, वो मार्केट साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं। अदरवाइज हाइकनाशी कर क्या रहा है, हाइकनाशी जो कैंडल है वो मार्केट नॉइजेस को सप्रेस कर रहा है, और जिस दिन आप मार्केट नॉइजेस को सप्रेस कर देंगे तो आप मार्केट की साइकोलॉजी को कभी भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जापानीज कैंडलस्टिक इज द मोस्ट पॉपुलर चार्टिंग टूल, जिसपे मेजॉरिटी, आई वुड से ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट वर्ल्ड वाइड वर्क करते हैं और प्रोफिशिएंसी हासिल करते हैं, ताकि वो प्राइस एक्शन एनालिसिस और अदर टेक्निकल स्टडीज को कंबाइन करके मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सके और उसका एडवांटेज उठा सके, चाहे वो ट्रेडर हो और चाहे फिर वो इन्वेस्टर हो। तो दोस्तों आप समझते हैं कि स्टॉप लॉस की अलग अलग उसको अराइव करने की मेथड्स क्या क्या है, ताकि हम स्टॉप लॉस को प्लेस करने में एक नॉलेज को अप्लाई कर सकें। और ये मैं पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं केवल वो मेथड को क्या क्या फॉलो कर सकते हैं उन संभावनाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अल्टीमेटली दोस्तों जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस और अलग अलग स्टडीज का टेक्निकल एनालिसिस में नॉलेज नहीं होगा, तो आप उसको समझने में गलतियां कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल ये बता देना कि ये मेथड होगा, तो अल्टीमेटली मार्केट बहुत डायनेमिक है। जिस तरह से दोस्तों जब एक क्रिकेटर मैदान में क्रिकेट को खेलता है तो कोच उसे क्या सिखाता है, कोच उसे सिखाता है कि बॉल के मेरिट के अनुसार खेलना। अगर बॉल आपको इन स्विंगर आ रही है तो कैसे खेलना, आउट स्विंगर है तो कैसे खेलना, बाउंसर है तो डक करना या हुक करना, वट एवर, दीज आर दी ब्रॉडर डायरेक्शन और कोचिंग गिवन टू अ क्रिकेटर। बट अल्टीमेटली वो बॉल कैसी आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना वो क्रिकेटर का काम है। उसी तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कहां पर है, मार्केट का वोलेटिलिटी एस्पेक्ट क्या है, मार्केट का मोमेंटम एस्पेक्ट क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप जब तक सारे ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो के नहीं देखते हैं दोस्तों, तो अधिकतर टाइम क्या देखा जाता है कि हम कुछ ट्यूटोरियल को देखकर जब हम ट्रेंड लाइन को खींचते हैं तो हमारा फोकस केवल ट्रेंड लाइन पे होता है।
या फिर दोस्तों हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो केवल हमारा फोकस चार्ट पैटर्न की तरफ होता है। जब तक हम चीजों को कंबाइन करना नहीं सीखेंगे, और कंबाइन आप कब कर पाएंगे दोस्तों, जब अलग अलग एलिमेंट्स टेक्निकल एनालिसिस के उसके बारे में आपको नॉलेज हो, और तब दोस्तों उसको कंबाइन करके आप एक हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और स्टॉप लॉस को मैनेज करने की कौन सी मेथड सूटेबल रहेगी उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। ये समझना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए इस चैनल के ऊपर में आपने कई वीडियोस देखे होंगे जो हम टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करते समय एक्सप्लेन करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी दोस्तों हमने लाइव एनालिसिस की है, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, पॉसिबल स्टॉप लॉस क्या होगा, पॉसिबल इसके टारगेट की क्या संभावना है, इन सब बातों की हम बड़ी रेगुलर चर्चा करते हैं, ताकि जिन्होंने जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल्स को देखा है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ सकें, सीख सकें, और एक प्रैक्टिकल टेक्निकल एनालिस्ट एंड ट्रेडर बन सकें। तो दोस्तों एक मेथड जिसे मैं कॉमनली यूज करता हूं, आप उसे डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हैं, जोन्स बोल सकते हैं, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज बोल सकते हैं। तो इसमें इस्तेमाल टूल का हम करते हैं मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। मूविंग एवरेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया था जीरो टू हीरो में। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम सही तरीके से तभी कर पाएंगे जब हम एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन को करेक्टली ड्रॉ कर पाएंगे, तो वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइंस, हमारा चार्ट के ऊपर में वो कीन ऑब्जर्वेशन एसेंशियल है, ताकि हम प्राइस एक्शन के आधार पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकें, ताकि हम डिमांड एंड सप्लाई एरिया को आइडेंटिफाई कर सकें। अब ये तीनों बातों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो एक स्टॉप लॉस की लगाने की मेथड जन्म होता है। खास करके इस स्टॉप लॉस का उपयोग कहां पर है, जब मार्केट मार्कअप फेज में हो, तब इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है दोस्तों कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस किस फेज में मार्केट है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। इन सब चीजों का जब हमें नॉलेज होता है तो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट आसान हो जाता है और क्लैरिटी डेवलप होती है कि हम कर क्या रहे हैं। सेकंड मेथड जो है दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर हमने 6 डॉक्ट्रिन्स डाउ के बारे में पढ़ा, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर का जिक्र आया है, और उस मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट फेज का जिक्र आया है, मार्केट के ट्रेंड्स का जिक्र आया है। तो इन सब चीजों के बारे में जब जानकारी होती है तब मार्केट स्ट्रक्चर को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट मार्कअप फेज में कैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है और मार्कडाउन फेज में कैसे क्रिएट करता है, एक्यूमुलेशन फेज में उसका बिहेवियर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में उसका बिहेवियर क्या होता है। इन सब चीजों को हम समझ सकते हैं। और जब मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम 8% रूल को अप्लाई करते हैं कंबाइन करके मार्केट स्ट्रक्चर से, तो एक वो मेथड हो सकती है। अब 8% रूल अगर आपने पार्ट 4 बिल्डिंग प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो का देखा है दोस्तों, तो विलियम्स ओ'नील ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं, जो एक लेजेंडरी टेक्निकल एनालिस्ट रहे हैं और ट्रेडर रहे हैं, और उन्होंने काफी इन डेप्थ स्टडीज की है मार्केट की। तो उन्होंने 8% रूल के बारे में भी जिक्र किया है, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछले एपिसोड में। अब दोस्तों तीसरी मेथड हो सकती है, क्योंकि वोलेटिलिटी बेस्ड, क्योंकि यह समझना अत्यंत आवश्यक है, हर इंडिविजुअल स्टॉक या कमोडिटी और या करेंसी पेयर या दोस्तों इंडेक्स जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वोलेटिलिटी अलग अलग होगी। तो एक वोलेटिलिटी एस्पेक्ट है। आपने देखा होगा एनालिसिस के दौरान कई बार हम एटीआर का इस्तेमाल करते हैं, और एटीआर का इस्तेमाल करने का पर्पस यह है कि मार्केट के नॉइजेस को हम अवॉइड करने में सफल हो सके। अब वोलेटिलिटी की स्टडीज के लिए आप बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं
या कोई अदर इंडिकेटर को यूज करते हैं, वो अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस का अलग अलग अप्रोच हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में प्राइस वॉल्यूम के अलावा हमें समझ किस चीज की चाहिए, मार्केट के मोमेंटम की एंड वोलेटिलिटी की। और इन सारे एस्पेक्ट को जब कंबाइन हम करते हैं तब हमारे एक्यूरेट होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। अब वोलेटिलिटी एस्पेक्ट को स्टडी करने के बाद हम इसको एक आधार बना सकते हैं स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करने के लिए, और खास करके वोलेटिलिटी एस्पेक्ट में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल, एक इनिशियल स्टॉप लॉस तो होगा, उसके बाद हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में भी सोचना है। तो इसके लिए हम बहुत सारे इंडिकेटर भी उपलब्ध हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के लिए, वोलेटिलिटी स्टडी करने के लिए जो वोलेटिलिटी इंडिकेटर होते हैं उसमें मल्टीप्लायर फैक्टर होता है। तो जब तक हम टेक्निकल स्टडीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो वो कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस स्टॉक के लिए सूटेबल रहेगा उसको हम चयन नहीं कर पाएंगे। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। और इनमें से कौन सी मेथड किस वक्त पे हम फोकस करें, या सारी मेथड को कंबाइन करके एक इनिशियल स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकें, वो डिपेंड करेगा कि हम किस मार्केट फेज में एंट्री कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप एक्यूमुलेशन फेज के दौरान एंट्री कर रहे हैं तो ट्रेंड की जस्ट शुरुआत हुई है, तो आप ऑटोमेटिकली वैल्यू एरिया में एंटर कर रहे हैं। और या फिर दोस्तों आप मार्कअप फेज में एंट्री कर रहे हैं, तो एक ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है जहां पे हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होगा, ये हमको मालूम है दोस्तों। तो उसमें दोस्तों अगर एंट्री करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें प्राइस को वैल्यू एरिया में आने का इंतजार करना पड़ेगा। और वैल्यू एरिया में प्राइस कब आएगी, ये हमें मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन सब चीजों की मदद लेनी पड़ेगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, तभी तो दोस्तों हम कन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं एंड इवन एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस अगर अभी ओवर एक्सटेंडेड है, ओवर बॉट कंडीशन में है, तो कितने रिट्रेसमेंट की संभावना इसमें नजर आ रही है। तो जब इन बातों को हम समझ प्राप्त कर सकते हैं, दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल है। केवल प्रॉब्लम कहां होता है कि लोग मार्केट में कूदते हैं सीधा पैसा कमाने के लिए, वो सीखना नहीं चाहते। और जब हम सीखने के ऊपर में वक्त नहीं देते हैं और समय नहीं देते हैं, तो पहले तो दोस्तों पैसे भी खर्च करने की बात थी, आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करते थे, आप पेड कोर्सेज खरीदते थे, वो भी प्रॉब्लम इस चैनल ने सॉल्व कर दिया। आपको सारे ट्यूटोरियल 0 to हीरो में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए। तो दोस्तों ये बहुत सिग्निफिकेंट है समझना कि नॉलेज गेन करना ये आपके हाथ में है। ये तो आप अप्रिशिएट करेंगे दोस्तों कि मुझे एक वीडियो को डेवलप करने में जितना वक्त लगता है उसका 5% भी आपको देखने में वक्त नहीं लगेगा। अगर आप उसे 3 बार भी सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो ये पक्का मान के चलिए दोस्तों 10-15 मिनट से ज्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा जितना मुझे वीडियो के प्रोडक्शन में समय लगता है। और आपको ये समझना होगा दोस्तों कि लर्निंग ऑलवेज, हम कॉलेज में, स्कूल में बुक्स को पढ़ते हैं और उस बुक्स को पढ़ने में जितना वक्त लगता है, मच मच लॉन्गर टाइम उस ऑथर को लगा है जिसने उस बुक को क्रिएट किया है। और दोस्तों ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि हम अपने लर्निंग के कर्व को कितना शॉर्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को सिर्फ 24 घंटे दिए हैं। उसने बेईमानी नहीं की है कि बिल गेट्स को उसने 26 घंटे दे दिए और मुझे 23 घंटे दे दिए। हर व्यक्ति को ऊपर वाले ने 24 ही घंटे दिए हैं। तो आप कितने प्रोडक्टिव होंगे, कितना गेनफुल टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे, लर्निंग कर्व को कितना शॉर्ट करेंगे, ताकि दोस्तों आप एग्जीक्यूशन में जा सकें, उस नॉलेज को अप्लाई करके नॉलेज को पैसे में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों आगे हम फर्दर समझते हैं। तो दोस्तों स्टॉप लॉस की मेथड में मूविंग एवरेज का रोल एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है दोस्तों, जब हम स्टॉप लॉस को मैनेज करते हैं। अब ये मूविंग एवरेज जो है वो
आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग टाइम पीरियड्स के मूविंग एवरेज का इस चैनल में इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सा मूविंग एवरेज आपके स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के लिए सही होगा, ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, या इंटरमीडिएट ट्रेंड को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ट्रेंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग फेजेस में ये ट्रेंड डेवलप होते हैं मार्केट में, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। इवन लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी हमने चर्चा की है, आस्क डीके के तहत, जो संडे के दिन हमने लाइव स्ट्रीमिंग किया था, आपको याद होगा दोस्तों। तो कौन से टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज आपके लिए रेलेवेंट होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका होराइजन क्या है, आप किस ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रेंड को, तो दोस्तों EMA 21, EMA 55 इनका इस्तेमाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए किया जा सकता है। मैं जस्ट गाइडेंस दे रहा हूं दोस्तों। एंड SMA 89 एंड SMA 144 का इस्तेमाल इंटरमीडिएट ट्रेंड के लिए किया जा सकता है। एंड दोस्तों SMA 233 का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब ये मूविंग एवरेजेस आपको यूजफुल नहीं होंगे अगर आप एक्यूमुलेशन फेज में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जस्ट ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है और ये सारे मूविंग एवरेजेस, इसमें से अधिकतर, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री की एक्यूमुलेशन फेज में, क्योंकि वहां पे आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखा। रिवर्सल चार्ट पैटर्न ने एक डेफिनेट सिग्नल दिया कि ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है, अब ये मार्कअप फेज में स्टॉक एंटर कर रहा है। तो उस जगह पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए SMA 233 यूज करेंगे, इट इज इररेलेवेंट, बिकॉज हो सकता है SMA 233 आपकी एंट्री प्राइस के ऊपर में हो। तो वहां पे हैंडी क्या होगा, वहां पे दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर हैंडी हो सकता है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। वहां पे वोलेटिलिटी एस्पेक्ट हैंडी हो सकता है। तो आप किस फेज में हैं, कहां पर हैं, उस आधार पर मार्कअप फेज में आप एंट्री कर रहे हैं, यस, मूविंग एवरेजेस आपकी मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर विद 8% रूल को कंबाइन करने की बात हम कर रहे हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर की समझ होना बहुत जरूरी है। और 8% रूल हम क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मार्केट में ऑब्जर्व करके क्या देखा गया कि मार्केट में जब आप वैल्यू एरिया में एंट्री कर रहे हैं, अगर आपकी एंट्री जो है मार्केट में वो टेक्निकली साउंड है, क्योंकि आप वैल्यू एरिया में एंट्री कर रहे हैं, तो मार्केट ने एक नया पिवट बनाया है। और नया पिवट बनाया है तो बाइंग पिवट आपका जो है उससे देखा गया है दोस्तों कि मार्केट 8% से ज्यादा नीचे नहीं जाता है। अब मार्केट में क्या होता है दोस्तों, कई बार करेक्शन स्मूथ होते हैं, कई बार करेक्शन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसकी चर्चा हमने चैनल में की। अब दोस्तों 8% रूल हमें मदद करेगा कॉम्प्लेक्स करेक्शन के दौरान भी अपने स्टॉप्स को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी एक तरह के ब्रॉडर सेंस में मार्केट के नॉइजेस हैं, जो इंट्राडे बेसिस में ना होके शॉर्ट टर्म बेसिस में हो रहे हैं। यह आपको समझना होगा कि मार्केट में कॉम्प्लेक्स करेक्शन होते क्यों हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के द्वारा, तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकते हैं। मार्केट बिफोर इट मेक्स अ न्यू हाई विल मेक अ न्यू लो। और वहां पे कई बार लोग जो एक्सपीरियंस नहीं होते, जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के सारे एस्पेक्ट्स को नहीं सीखा, उन्हें लगता है पिछले लो को तोड़ दिया है, तो अब ये लोअर लो की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो अब तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। नहीं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी एक नॉर्मल फिनोमिनन है मार्केट में, ये समझना हमें आवश्यक होगा। यस, जब मार्केट में पुलबैक के समाप्ति के बाद रिवर्सल होता है और हम पोजीशन लेते हैं उस समय पे स्विंग ट्रेडिंग के आधार पर, तो हमें नहीं मालूम है कि ये जो हम ट्रेड ले रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन आगे जाके होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ये दुनिया का कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बता सकता है। हो सकता है उसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, डजंट मैटर। बट
हम जो भी एंट्री कर रहे हैं मार्केट में या स्टॉप लॉस को मैनेजमेंट करने के लिए जो भी मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं वो मेथड प्रूवन है और मार्केट स्ट्रक्चर पर आधारित है, ये समझना अत्यंत आवश्यक होगा। अब 8% रूल हम एज ए स्विंग ट्रेडर तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम 8% रूल कहां अप्लाई करने के बोल रहे हैं? मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद 8% रूल अप्लाई जो करना है वो करना है अगर आप इन्वेस्टर हैं या आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। तो जब आप 8% रूल को अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? स्टॉप लॉस आपका थोड़ा शिफ्ट हो जाता है जो मार्केट नॉइजेस और कॉम्प्लेक्स करेक्शन में भी आपकी मदद कर सकता है। उस केस में क्वांटिटी कम कैलकुलेट होगी, होने दीजिए। मेकिंग लेस प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन मेकिंग नो प्रॉफिट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इसको अप्लाई करने के लिए अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को 8% रूल के साथ कंबाइन करते हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो मार्केट मार्कअप फेज में है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है तो एक बार मार्केट में आप वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम को कंबाइन करके स्टडी करने की कोशिश करें और तब जाके एक होलिस्टिक डिसीजन लें, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई एरिया, पिवट एरिया स्लाइटली डिफर कर सकते हैं, उन्हें फाइन ट्यून करना अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा होगा चैनल में कि जब भी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं तो इस प्रक्रिया को करके दिखाते हैं दोस्तों, ताकि हमारा उद्देश्य इस चैनल का टिप्स देना नहीं है दोस्तों कि क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आपको एक इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ताकि आप स्वयं डिसीजन ले सकें मार्केट स्ट्रक्चर को करने के लिए, और इसीलिए चैनल के ऊपर में फोकस है बार बार मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का, ताकि एनालिसिस करने का तरीका क्या है ये आपके दिमाग में परमानेंट ट्रेसेस कर सके और आप एक ऑटो मोड में आ सके। चार्ट को ऑब्जर्व करने का तरीका, वेरियस टेक्निकल स्टडीज को कंबाइन करने का तरीका, और किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन को हम फाइन ट्यून करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अप्रोच को अडॉप्ट करके। एंड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है 8% रूल जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया, ये दोस्तों इस तरह से डिस्कस किया कि ये ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। तो अगर हम वैल्यू जोन में एंट्री कर रहे हैं तो ये हमें मदद कर सकता है दोस्तों। अब दोस्तों एक और पॉपुलर मेथड है जो स्टॉप लॉस के मैनेजमेंट के लिए हेल्प करती है और खास करके ये ज्यादा मददगार साबित होती है जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग के आधार पर हम बाइंग करते हैं और मार्केट में एंट्री करते हैं। तो वोलेटिलिटी स्टॉप्स को हम यूज कर सकते हैं एंड वोलेटिलिटी स्टॉप्स का सबसे ज्यादा उपयोग होता है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में दोस्तों। आज दोस्तों हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को समझने के बाद एक प्राइस चार्ट के ऊपर में चलेंगे और ये तीनों मेथड अलग अलग तरीके से मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों कि आपने जीरो टू हीरो के सारे एपिसोड स्टेप बाय स्टेप देख लिए होंगे, तभी दोस्तों आप इन चीजों को समझ पाएंगे और इनको आप अप्लाई करने की जब तक स्किल नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों इसे मैनेज करना, अदरवाइज हमेशा आप कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे। तो वोलेटिलिटी स्टॉप्स, क्योंकि दोस्तों हर स्टॉक्स का जो है वोलेटिलिटी डिफरेंट होगा और इसीलिए दोस्तों समटाइम्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वोलेटिलिटी से रिलेटेड स्टॉप्स का इंडिकेटर। लेकिन अब उस इंडिकेटर में भी ओवरऑल मार्केट को स्टडी करके किस तरह से मल्टीप्लायर फैक्टर, कौन से मल्टीप्लायर फैक्टर को हम इस्तेमाल करें इस इंडिकेटर में, उसे कस्टमाइज कैसे करें, उसको दोस्तों एक इंडिविजुअल स्टॉक को आपको ऑब्जर्व करके ही निकालना होगा। तो आपको जब तक ये नॉलेज नहीं होगा, मैं इवन एक एपिसोड के अंदर में इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं या कई एपिसोड में भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हर समय मार्केट जो बिहेव करता है तो कोई नई नई मेथड का आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है और ये एक एनालिस्ट का विजडम होता है, उसके नॉलेज एंड स्किल की वो परीक्षा लेता है मार्केट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम एक प्राइस चार्ट पे चलते हैं
और ये अलग अलग एस्पेक्ट को क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पर रीसेंट डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इवन यहाँ पर डेथ क्रॉस भी हो गया था। यहाँ पर EMA 55 ने SMA 144 को कॉल सेंटर कर लिया था, तो ये एक डाउन ट्रेंडिंग मोड में आ चुका था। अब दोस्तों अगर इसमें हम इंतजार करते कि एक अच्छे स्टॉक की वैल्यू जोन में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम कहां पे एंटर करते? ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पर लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई थी, तो हम यहाँ पर एंटर करते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एंटर करने के बाद ये जो पैराबोलिक राइज हुआ, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न इमर्ज होके नहीं आ रहा था, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें इंतजार करना होगा एक डेफिनेट सिग्नल का। अब आप देखिए यहाँ पर प्राइस ने करेक्शन किया, यहाँ पर इसने डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया, जैसे मैं चार्ट पे आपके सामने मार्क करता हूं। अब दोस्तों ये आप देखिए डबल बॉटम के बाद इसने डेफिनेट सिग्नल कहाँ दिया? जब ये डबल बॉटम का ये अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर जाकर। आप देखिए इसने अटेम्प्ट लिया, 6 जनवरी को भी अटेम्प्ट लिया, लेकिन वो फेल हो गया, एक शूटिंग स्टार बन गया। अब ये कैंडल थी, अगर इस जगह पे आप एंट्री करते तो क्या मूविंग एवरेजेस के कंसेप्ट में स्टॉप लॉस लगा सकते थे? ऑब्वियसली नॉट फ्रेंड्स। तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि इस स्टेज पे अगर एक स्विंग ट्रेडर बाई कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रीवियस स्विंग लो उसका लो स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर, और जो अगर इन्वेस्टर है तो मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर बेस का फॉर्मेशन किया और इस जगह से आप देखिए उसका स्टॉप लॉस नीचे में होगा। अब इसमें उसकी चांस है कि वो 8% रूल को अप्लाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अब दोस्तों 8% रूल को अप्लाई करना चाहता है तो वो 740 से 8% नीचे अपने स्टॉप लॉस को लगा सकता है, या प्योरली आप मार्केट स्ट्रक्चर पे, लेकिन कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप 8% रूल को कंबाइन कर रहे हैं तो ऑलवेज कंबाइन कीजिए, कोई भी पोर्टफोलियो को शामिल करते हैं अपने स्टॉक में जब भी आप एक्यूमुलेशन फेज में उसे बाय कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप अगर 8% रूल को नहीं करके केवल मार्केट स्ट्रक्चर को आधार बनाते हैं तो आप उस आधार पे कर सकते हैं। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जगह पे जब ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर कई तरह से स्टॉप लॉस लगाने की प्रक्रिया हो सकती है। एक तो दोस्तों सिंस ये ब्रेकआउट हुआ है तो ऑब्वियसली है कि ये अब एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसी को तो बोलते हैं चेंजिंग पोलैरिटी इन द मार्केट। आपको याद होगा जब हमने डाउ थ्योरी के बारे में या डाउ डॉक्ट्रिन्स के बारे में चर्चा की थी तो वहां पोलैरिटी की बात भी की गई थी दोस्तों। तो इन सब चीजों का नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या था, हम एक 1 ATR नीचे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी को कंबाइन करके ATR को दबाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टर हैं और पोजिशनल ट्रेडर है, हमारा वॉलेटिलिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पे आया और हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, तो ये प्रूडेंट होगा कि हम दो नॉलेज को कंबाइन करें और प्रीवियस स्विंग लो के आधार पे स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दें। ये विजडम दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज पर ही आएगा, क्योंकि कोई भी चीज को हम पूरा रट ले कि इस कंडीशन में ऐसा करते हैं, उस कंडीशन में ऐसा करते हैं, इट विल नेवर वर्क। अब दोस्तों यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हो सकता है, इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। अब दोस्तों अब कोई व्यक्ति यहाँ पर एंट्री ना करके जब ये मार्कअप फेज में चला गया तब वो एंट्री कर रहा है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर एंट्री करता है, क्योंकि प्राइस में रिट्रेसमेंट होने के बाद बाउंस बैक दिखाया, वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन किया, तो इस समय पे एक इन्वेस्टर जो है SMA 233 को आधार बना सकता है स्टॉप लॉस के लिए। इंटरमीडिएट ट्रेंड को पकड़ रहे हैं तो आप दोस्तों SMA 89 को आधार बना सकते हैं। तो ये आपका रिस्क एपेटाइट क्या है उस पर निर्भर करेगा।
बट ये आप देखिए जैसे जैसे प्राइस आपकी दिशा में बढ़ेगी, अगर आपने SMA 89 को आधार बनाया है, ये भी राइज कर रहा है, SMA 233 भी राइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम मार्कअप फेज में एंटर कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव क्या है आपका? शॉर्ट टर्म है, ट्रेंड को कैप्चर करना, इंटरमीडिएट ट्रेंड है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। अब दोस्तों ये तो मैंने मूविंग एवरेजेस और सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में चर्चा की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मार्कअप फेज में चला गया तो हम ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं। आप देखिए मैंने ये ट्रेंड खींचा, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अब ये स्टैब्लिश ट्रेंड लाइन बन गई, तो हम अपने स्टॉप लॉस को, अब देखिए ये ट्रेंड लाइन को हमें चार्ट में एक्सटेंड करके रख देना है दोस्तों। आप देखिए ये ट्रेड जो यहाँ चालू हुआ है, ये ट्रेंड लाइन को आधार बना के हम केवल एक्सटेंड करते चले गए। तो आप देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है, हमारी एंट्री जो हुई है वो हुई है 819 पर। अब आप देखिए हम ये ट्रेंड लाइन को खींचते चले जा रहे हैं दोस्तों, ये मान के कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और आप देखिए अभी तक ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, अभी तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। आप इस ट्रेंड लाइन को खींचते जाइए, अभी तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। प्राइस दोस्तों कहाँ चली गई है? अब देखिए ये स्टॉप लॉस यहाँ जाके ट्रिगर हुआ जब मार्च 2020 में बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। हमारी एंट्री 819 पे थी, हमारा स्टॉप लॉस था 1835 पर हम एग्जिट करते हैं दोस्तों। दिस इज हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैन बी प्लान्ड। अब दोस्तों ये मेथड हो गई। अगर आपने मूविंग एवरेज को आधार बनाया होता तो आप देखिए आपका स्टॉप लॉस यहां पर ट्रिगर होता, तब आप 1632 पे निकल जाते। क्वेश्चन ये है कि हमें कंसिस्टेंट होना है। 800 पे एंट्री करके अगर हम 1632 पे भी निकल रहे हैं दोस्तों, तो 100% रिटर्न के बाद में हम निकल रहे हैं, ये हमें समझना होगा। अब स्टॉप लॉस के आधार पर तो ये दो बातें हो गई कि मूविंग एवरेजेस को, ट्रेंड लाइन को, प्राइस एक्शन एनालिसिस को कैसे कंबाइन करना। अब दोस्तों कई बार स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए ये देखिए प्राइस ऊपर जा रही है तो हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में था, डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद जो यात्रा चालू हुई वो चलती गई दोस्तों। ये यात्रा चालू हुई कब दोस्तों? 2017 में। 2017 में किस महीने में? करीब जनवरी फरवरी में, और इसकी समाप्ति हुई 2020 के मार्च में जाके। तो दोस्तों ये 3 साल का जो प्रक्रिया रन की, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट हो गया। अब अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेंड को कर रहे हैं तो यहां पर देखिए प्राइस ने एक्सपेंशन दिखाया, तो हम यहां पर एक नई ट्रेंड लाइन को खींच सकते थे। अब ये देखिए ये हमने एक नई ट्रेंड लाइन को खींचा, और इस नई ट्रेंड लाइन को आधार बना के, ये नई ट्रेंड लाइन को मैं खींच रहा हूं दोस्तों। ये देखिए क्या इस ट्रेंड लाइन को आधार बना सकते हैं? नो, मैं इस ट्रेंड लाइन को यहां से खींचता हूं दोस्तों। ये आप देखिए, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड लाइन खींचने की मेथड, सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेंड में रहते, वहां एंट्री करते, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से 180R नीचे रखना है दोस्तों। तो आप देखिए यह आपका स्टॉप लॉस यहां पे कहीं जाके ट्रिगर होता दोस्तों, और आप 1240 पर निकल जाते। अब दोस्तों ये तो हमने डिस्कस किया प्राइस एक्शन एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर और मूविंग एवरेजेस को कंबाइन करके। एक इंडिकेटर है दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसे बोलते हैं वोलेटिलिटी स्टॉप। अब ये वोलेटिलिटी स्टॉप में आप ये डॉट्स देखिए, इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल करने के लिए विचार कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। आपको यहाँ डिफॉल्ट फैक्टर जो मिलेगा वो 3 मिलेगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे 5 रखा था हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। पहले मैं डिफॉल्ट में ये 20 पीरियड के वोलेटिलिटी को चेक करता है और उसे मल्टीप्लाई करता है एक फैक्टर से। तो बेसिकली ATR एक वोलेटिलिटी को मेजर करने का इंडिकेटर है, और ये उसी पर आधारित
एक इंडिकेटर है जिसका नाम है वोलेटिलिटी स्टॉप्स, जिसको आप ट्रेडिंग व्यू में पा सकते हैं। अगर मैं 3 को सेलेक्ट करता तो आप देखिए यहाँ पर हमने ट्रेंड रिवर्सल पे एंट्री की, और ट्रेंड रिवर्सल पे एंट्री अगर हमने की, ये यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल पे हमने एंट्री की, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली उस समय पे यहाँ पर ले रहा है। आप देखिए ये डॉटेड लाइन है ना, तो यहाँ पर उस समय पे आपका स्टॉप लॉस लेता थोड़ा सा नीचे। अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो के आधार पर 779 आ रहा था, और वोलेटिलिटी के फैक्टर 3 को मल्टीप्लाई करने पे 775 आ रहा था। अब दोस्तों अगर इसी को हम रीएडजस्ट, क्योंकि अलग अलग स्टॉक में आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर ये कौन से मल्टीप्लायर फैक्टर पे बेटर काम कर रहा है। मैंने 5 पे मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। अब ये जैसे ही 5 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पर ये बेहतरीन काम कर रहा है हिंदुस्तानी यूनिलीवर में, वो मैंने देखा था, इसीलिए मैं इस चार्ट पे आपको 5 इंडिकेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जब ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा था, यहाँ पर देखिए 740 आ रहा था, यहाँ पर जो इसका बेस है मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर, और इसके आधार पर स्टॉप लॉस आ रहा था 744, तो बहुत माइनर गैप था दोस्तों। अब आप देखिए जैसे जैसे प्राइस आपकी दिशा में बढ़ रही है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका वोलेटिलिटी के दाब पे बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने एंट्री की 819 पर, और आप देखिए अब चलते हैं स्टॉप लॉस कहाँ ट्रिगर हुआ दोस्तों, स्टॉप लॉस कहाँ ट्रिगर हुआ, अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ। यहाँ पर जाके दोस्तों नहीं, यहाँ पर भी ट्रिगर नहीं हुआ है। आप बढ़ते जाइए और आप देखिए अल्टीमेटली स्टॉप लॉस यहाँ पर जाके ये ट्रिगर होता है, और आप 1580 के आसपास में निकल जाते हैं दोस्तों। तो ये वोलेटिलिटी बेस्ड हो गया। अब यहाँ पर फिर से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना, एक्यूमुलेशन फेज हमने देखा, फिर एंट्री का मौका मिला। तो दोस्तों इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर अब यहाँ निकल जाते हैं तो कोई हम फिर से एंट्री कर सकते हैं। इस समय पे हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर आकर SMA 233 पर ये सपोर्ट लेके फिर से रिवर्सल दिखाएगा, तो हम यहाँ पर फिर से चार्ट पैटर्न को देखकर इस जगह पे एंट्री कर सकते थे। 1557 पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 1584 पे, तो उसमें भी दोस्तों हम और लेसर प्राइस पर एंट्री कर सकते थे, यहाँ के स्ट्रक्चर को समझ के और टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करके। तो दोस्तों इस तरह से हम जब मार्केट के प्राइस एक्शन को समझते हैं और हम मार्केट के मोमेंटम को समझते हैं, वोलेटिलिटी को समझते हैं, और उसे कंबाइन करके हम स्टॉप लॉस का मैनेजमेंट करते हैं, तो किस फेज में हम एंट्री कर रहे हैं उसके आधार पर हम तय करते हैं कि कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे, और अल्टीमेटली उस मेथड को फिर हम रिजिडली इंप्लीमेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको आज का प्रेजेंटेशन और ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमारे एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है। आपके कमेंट्स का भी हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल का लाभ पहुंच सके, और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकें, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों।